अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नम्रा तारिक अब्बासी। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरू बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे हसीन रिश्ता है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी होता है। इस रिश्ते में अक्सर गलतियां हो जाती हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनसे रिश्तों में पहले जैसी चाशनी नहीं रहती, और फिर अगर बार बार वही गलती दोहराई जाए तो ताल्लुकात में पहले जैसी वो मोहब्बत नहीं रहती, बल्कि मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदलना शुरू हो जाती है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब दोनों में से एक फरीक अपने सुकून के लिए इंसानियत की तमाम हदें फलांग लेता है। मोहब्बत, तवज्जो और यकतरफा फिक्री झुकाव से ना सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं, बल्कि घरों के घर उजड़ जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बाज़ दफा हमारी जिंदगी में कोई नया शख्स आ जाता है जो कि कानूनी और मजहबी तौर पर तो ठीक होता है, लेकिन या तो हमारा मुआशरा इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाता, या फिर नया रिश्ता बनने के बाद पुराने रिश्तों से चाहत, मोहब्बत, तवज्जो और फिक्र मांद पड़ने लगती है। इसी तरह का एक वाकया लाहौर के इलाके सब्जाजार में पेश आया, जहां एक निजी अस्पताल में काम करने वाले शादीशुदा बाल बच्चेदार खालिद मलिक उर्फ डॉक्टर नामी शख्स अपनी ही एक कलीग को दिल दे बैठा, जिसका नाम कमल ज़हरा था, और फिर उसकी जिंदगी बिल्कुल ही तब्दील होकर रह गई। 1 जून 2023 को लाहौर के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले दो बहन भाई, जिनका नाम कमल ज़हरा और नौमान था, अस्पताल से ड्यूटी खत्म होने के बाद इकट्ठे घर वापस जा रहे थे कि मून मार्केट के करीब से गुजरते हुए दो नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर नर्स कमल ज़हरा शदीद जख्मी हो गई और मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम मौके से फरार हो गए। नौमान ने अपनी बहन पर होने वाले कातिलाना हमले के बारे में पुलिस को इत्तला दी। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर खून में लथपथ कमल को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस भी वक़्वे पर पहुंच गई और क्राइम सीन महफूज कर लिया। पुलिस ने वक़्वे और इसके अतराफ का जायजा लिया ताकि वक़्वे से मुल्जिमान का कोई सुराग मिल जाए। पुलिस के लिए ये अंधा कत्ल एक मुआमा और चैलेंज बन गया, क्योंकि पुलिस को इस अंधे कत्ल के मुल्जिमान का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 1 जून को एक इंसिडेंट की कॉल होती है 15 पे कि एक खातून के सर में फायर लग गया। मैं और SHO साहब मौका पर पहुंचते हैं तो देखते हैं नुमान नामी शख्स अपनी बहन कमल ज़हरा, जो दोनों बहन भाई अल शाफी हॉस्पिटल चौक मून मार्केट इकबाल टाउन में अल शाफी हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो दोनों बहन भाई अपनी ड्यूटी ऑफ करके अपने घर आ रहे होते हैं। जब वो घर के करीब एक सुनसान गली है जहां अंधेरा होता है, वहां पहुंचते हैं तो पीछे से 125 पर सवार दो मोटरसाइकिलिस्ट आते हैं और खातून के सर में फायर मारकर बगैर कोई चीज़ छीने हुए वो फरार हो जाते हैं। खातून गिर जाती है, हम मौका पर पहुंचते हैं, हम उसको फौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए इंडस अस्पताल भिजवाते हैं, यहाँ से उसको मूव करते हैं जिन्ना हॉस्पिटल के। 7 दिन वो मौत व हयात की कशमकश में रहकर वो अपने खाल के हकीकी को जा मिलती। इस केस की तफ्तीश बिलाखिर एक तजर्बाकार तफ्तीशी अफसर राना उमर दराज के हवाले की गई, जिन्होंने केस की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया और नए तरीके से केस की तहकीकात शुरू कर दी। उनकी तफ्तीश में बहुत सारे राजों का इंकशाफ हुआ। राना उमर दराज ने ABN न्यूज़ को इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। जब खातून की डेथ हो जाती है तो ये टारगेट किलिंग का केस है। ये इसमें अफसरान बाला का हुक्म होता है कि ये फौरी तौर पर ट्रेस किया जाए, ब्लाइंड मर्डर है। हम अपनी टीमें जो हैं वो रवाना करते हैं। सबसे पहले हम जिस रूट से वो हॉस्पिटल से घर आ रही होती है, ये पूरा रूट चेक करते हैं कि वो कहाँ रुकी है, उसने कोई चीज़ शॉपिंग की है या नहीं की, और वकूआ तक हम देखते हैं तो हमें कोई CCTV फुटेज मैसर नहीं आती। लेकिन जिस हॉस्पिटल से वो निकलती है तो वहाँ हॉस्पिटल में
ایک CCTV فوٹیج ہمیں اچانک اپنی طرف راغب کرتی ہے کہ مقتولہ کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کی ایکٹیویٹی ہمیں مشکوک نظر آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد ملک نے 2013 میں نرس کمل زہرا سے شادی کی، جسے خالد نے اپنی پہلی بیوی اور بچوں سے چھپا رکھا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور پھر 2020 میں خالد ملک عرف ڈاکٹر کی پہلی بیوی اور بچوں کو اس کی دوسری شادی کے بارے میں علم ہو گیا، جس پر خالد ملک نے بھی کھل کر اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ ناروا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ خالد کے بڑے بیٹے مدثر کو اپنے باپ کی یہ حرکت بہت بری لگتی تھی اور آخرکار مدثر نے اپنی سوتیلی ماں کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا پلان بنا لیا۔ مدثر LLB کا طالب علم ہے اور اس نے 2020 سے ہی اپنے والد سے ملنے والے خرچے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ مقتولہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ مقتولہ کمل زہرا سال 2013 میں خالد ملک نامی شخص سے شادی کرتی ہے۔ خالد ملک کی پہلے ایک شادی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سے اس کے 5 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹی۔ جب وہ خفیہ شادی کرتا ہے کمل زہرا سے، یہ دونوں ایک ہی ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، اس کو علیحدہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ جگہ لے کے دیتا ہے، وہاں رکھتا ہے۔ 2020 میں یعنی کہ 7 سال بعد خالد ملک کمل زہرا کا خامد جو ہے، شوہر جو ہے، اس کے پہلی بیوی کے بچوں کو علم ہو جاتا ہے کہ ہمارے باپ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ تو اس وقت سے ہی یہ بڑا بیٹا جو ہے، وہ اب لا کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام مدثر خالد ہے، وہ پلان کرتا ہے کہ میں نے اب اس عورت کو، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں آئے روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے فادر ہماری طرف توجہ نہیں دیتے، مارتے پیٹتے ہیں، تو وہ پلان کرتا ہے کہ میں نے اس خاتون کو راستے سے ہٹانا۔ 3 سال سے وہ پیسے جمع کرتا ہے، والد کس سے پیسے لیتا ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے، ماں سے پیسے لیتا ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے، اپنا جو پاکٹ منی ہوتی ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے۔ 1 جون 2023 کو مرکزی ملزم مدثر کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے کہ وہ کرائے کے قاتلوں کو اپنی سوتیلی ماں کے سپاری دے سکتا تھا۔ مدثر نے اپنے گھر میں تعمیراتی کام کے لیے آنے والے مزدوروں شاہد اور گلباز کو اپنی سوتیلی ماں کو 4 لاکھ روپے کے عوض قتل کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ مدثر نے تقریباً 2.25 لاکھ روپے ملزمان کو ایڈوانس میں دیے اور باقی پیسے کام مکمل ہونے کے بعد طے پائے۔ اس سال ماہ رمضان میں جو اس کا گھر بنانے والے مستری ہوتے ہیں، ان کو مائل کرتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ یہ اس لڑکی کو گولی مار۔ ان دونوں کو ماموں بھانجا ہے، ان دونوں کو ہائر کرتا ہے، 4 لاکھ روپے میں ان کی بات ڈن ہوتی ہے اور یہ دونوں کو اپنی موٹر سائیکل اور پسٹل دیتا ہے، جو پسٹل اور موٹر سائیکل لے کر بروز وقوع جا کر محترمہ کو فائر مار۔ مدثر نے کئی ماہ تک کمل کا پیچھا کیا اور اس کی ملازمت والی جگہ، چھٹی کا ٹائم اور واپسی کا راستہ، ہر چیز نوٹ کی تاکہ ملزمان کو ساری تفصیلات کے بارے میں بتا سکے۔ قتل کی واردات کو انجام دینے کے لیے ملزم مدثر نے ریکی کی تمام تر تفصیلات ملزمان کو فراہم کی، جبکہ ملزمان کے زیر استعمال موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی مدثر نے ہی انہیں فراہم کیا۔ قتل کے روز ملزمان پہلے سے ہی مقتولہ اور اس کے بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے ویران گلی میں کمل کو سیدھے فائر کر کے شدید زخمی کر دیا۔ کمل زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لڑتے ہسپتال میں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے۔ ہم سب سے پہلے اس CCTV فوٹیج کو دیکھتے ہیں، ہم لڑکے کی CDR لے لیتے ہیں۔ جب اس کی CDR لیتے ہیں تو 2 لڑکے مشکوک جن کے ساتھ وہ مسلسل 3 دن سے رابطے میں ہیں، ہم ان کی بھی CDR لے لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی ہلکے مزدور ٹائپ کے لوگ ہیں، ہم ان کو ٹریس کرنے کی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پکاڑا کے پاس ان کا محبوب ٹاؤن میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں سے ہم ان دونوں کو پکڑتے ہیں۔ جیسے ہی ہم ان کو پکڑتے ہیں، ہم ان کی انٹروگیشن کرتے ہیں تو یہ دونوں یہ قتل مان جاتے ہیں کہ ہم نے اس سے پیسے لے کر یہ قتل کیا۔ یہ ایک انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ جو ہے وہ ہم افسران بالا کو بتاتے ہیں، وہ افسران بالا ہماری ایڈ کرتے ہیں، ہمیں محنت کے ساتھ اس مقدمے کو ٹریس کرتے ہیں۔ رسوم و رواج تو کسی بھی معاشرے کا عکس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں غیرت کے نام پر قتل و غارت گیری کے واقعات اس بات کی گواہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرنے کے بجائے مزید پستی میں گرتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس بھی سمت نگاہ دوڑائی جائے
बेसुकूनी ही बेसुकूनी नजर आती है। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है पहले वाली, जो हॉस्पिटल में सीसीटीवी फुटेज आई है, उसके बाद हमें सीडीआर का सहारा मिल गया। वो ये टेक्निकल एड की वजह से आज ये इतना संगीन नोयत का वकूआ जो है ट्रेस हुआ। और उसके बाद हमने इसकी लास्ट में हमने इनको सज़ा दिलवाने के लिए जियो फेंसिंग भी करवाई है ताकि इनकी मौका पर मौजूदगी भी आ जाए। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने वक़्वे के मास्टरमाइंड के बारे में बता दिया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश अपने जराइम का एतराफ़ करते हुए बताया कि जब मेरे बाप ने दूसरी शादी की तो इनकी तवज्जो हमारे पर कम हो गई थी और वो अक्सर मेरी माँ को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। तभी मैंने कमल को जान से मारने का मंसूबा बना लिया। जी, हमारे साथ मौजूद हैं वो मुलजमान जो गिरफ़्तार किए हैं पुलिस ने। आए हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने ये क्यों इस तरह किया। ये सौतेले जो बेटे हैं जिन्होंने इनको कहा कत्ल करने का, इनसे बात जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुदस्सर। मुदस्सर, ये क्या वाक़या है, थोड़ा सा बताएं। आप कब से ये प्लानिंग कर रहे हैं? 2020। तो क्या इतना अपने अंदर इतना आपको गुस्सा था जो आप 2020 से कर रहे हैं और अब आके आपने जो इसको अमली जामा पहनाया है? तो डिटेल में बताएं इसकी वजह क्या है? मेंटली प्रेशर। किस चीज़ का? उनके टॉर्चर का। कौन टॉर्चर करता था? वालदा, सौतेली वालदा। अच्छा, आप जॉइंट फैमिली से इकट्ठे रहते थे? वो उनको अलग कर दिया था, फिर भी वो इंटरफेयर करती थी हर मामले में, हर चीज़ में डिग्रेड करना, हर चीज़ में इन्वॉल्वेशन दिखानी अपने, हर मामले में आपको मेंटली और फिज़िकल टॉर्चर करवाना, फैमिली प्रेशर, हर चीज़। एक इंतशार फैलाया था उन्होंने हमारे घर में ना। हालांकि वो सेपरेट रहती थी, उनका कोई इंटरफेयर नहीं बनना था, फिर भी वो इंटरफेरेंस दिखाना बस। तो आप कितने बहन भाई हैं? 5। वालदा आपकी हयात हैं? जी। तो इंटरफेरेंस आपके साथ थी या आपकी वालदा के साथ थी? घर में फैमिली में सबसे बड़ा मैं, इस वजह से सब जो भी कुछ होता था ब्लेम और नीचा दिखाती थी हर बात में। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी किस क्लास में करते हैं? मैं ला कर रहा हूँ। अच्छा, आप लॉ कर रहे हैं, फिर भी आपने बस मेंटल प्रेशर की वजह से। तो क्या आपकी क्या डील हुई थी इनके साथ? 2020 में बात हुई थी। जी। कैश नहीं था, पैसे नहीं थे। 2023 में पैसे अरेंज हुए तो फिर मैंने प्लान एग्जीक्यूट। ये कौन है आपके, क्या लगते हैं? घर काम करते थे, मिस्त्री थे। अच्छा। शाहिद। ये 20 से तक आपके साथ रास्ते में थे? नहीं, 2020 में बात हुई थी, पैसे नहीं थे तो जब पैसे हुए तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया। जी, बिल्कुल आपने सुना कि इन्होंने अपने घर काम करने वाले जो मज़दूर थे उनको इस्तेमाल किया अपने इस काम को मंत के इंजाम तक पहुंचाने के लिए। आए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये काम क्यों किया। जी, क्या नाम है आपका? शाहिद इकबाल। शाहिद साहब, आपने ये काम किया, क्या आप शूटर हैं? नहीं सर, शूटर तो नहीं है, मज़दूर मेहनत मजदूरी करते हैं, बस लालच में आ गए हैं, बस इसलिए गलती होगी। अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, पछतावा हो रहा है। जी, मैंने ₹1,00,000 लिया था एक दफ़ा, फिर थोड़े थोड़े करके मतलब 75,000 लिया, 1,75,000 रुपया मेरे आया है। जी। फायरिंग किसने की थी? फायर मारा किसने? फायर ये मेरा भांजा है, इसने मारा था। तो आप क्या कर रहे थे? मैं किरदार क्या था? बाइक चला रहा था सर, बाइक चला रहा था। बाइक आपको किसने दी? बाइक मुदस्सर ने दी थी। अच्छा, जी। तो पिस्टल किसने दिया फिर आपको? पिस्टल भी मुदस्सर ने दिया था। जी। पकड़े किस तरह गए फिर आप वहाँ पे? आप तो चले गए थे। मैं सर मुदस्सर पकड़ा गया, मुदस्सर ने फिर हमें भी पकड़वा दिया। जी। गिरफ्तार होने के बाद आप? जी जी जी। तो अभी आपको जो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसमें आपको सजाए मौत भी हो सकती है? बस माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह से पछतावा हो रहा है। मज़दूर बंदे हैं, निके निके बच्चे हैं, बस नहीं पता चला, बस गलती हो गई। 2 बच्चे हैं मेरे। कहाँ के रहते हैं? उकाड़ा के। जी। जी, बिल्कुल आपने देखा कि ये उकाड़ा के रहायशी हैं और मज़दूरी करते हैं, लेकिन जो पैसों के लालच में आकर इन्होंने इंतहाई कदम उठाया और इनके कहने पर जो है ये अपने साथ भांजे को भी लेके आए हैं। आए हम जानते हैं इनके भांजे से जिन्होंने उनके सर में गोली मारी। जी, क्या नाम है आपका? गुलबाज। गुलबाज, फायर आपने मारा था? जी। तो गुलबाज, ये कौन सी ऐसी बात थी जो आपने उनके सर में फायर ही मार दिया? आपने एक इंसानी जान ज़ाया की है। बस लालच में आके मार दिया। किस चीज़ की लालच थी? मामू ने कहा था पैसे दूंगा।
कितने? 1 लाख रुपए अच्छा, 1 लाख रुपए के लिए आपने फायर मार दिया। कहाँ फायर मारा था मुझे ये बताओ? सर में। सर में। तो आप फिर फायर मार के वहाँ से फरार हो गए? मामू के साथ ही था, मामू ले गए। ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे कोई शर्मिंदगी या कोई इस तरह का पछतावा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है? अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, बस अल्लाह ताला माफ़ कर दे बस। नहीं, आप तो मजदूर बंदे हैं। एक मजदूर बंदा किसी को कत्ल कैसे कर सकता है? ये तो हैरानगी वाली बात है। या आपका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या आप डिकेट हैं, या कौन है आप? नहीं नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं है। रिकॉर्ड चेक किया हुआ है इन सब ने, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड है मेरा। बस वैसे बस बातों में आ गया इन दोनों की। बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे बस। जी, आपने सुना कि अब ये लोग जो हैं ये अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, जबकि इन्होंने एक जानी ऐसा नुकसान किया है कि जो नाकाबिले तलाफ़ी है। और इस तरह के लोग जो हैं, अगर एक दफ़ा इनको माफ़ कर दिया जाए तो कहते हैं कि जिसके मुंह को खून लग जाता है वो कभी जाता नहीं। और जो बंदा मजदूरी से हटकर इस तरह के घिनौने काम के लिए जो है वो आमादा हो जाता है सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए, तो वो अगर उसको माफ़ कर दिया जाए तो वो क्या करेगा? नाज़रीन, पसंद की शादी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब एक शादीशुदा और जवान बच्चों वाला मर्द किसी औरत को अपने निकाह में ले आता है तो उसका नतीजा अक्सर ही बुरा ही निकल सकता है। बहुत से ऐसे वाक़यात हमारे सामने अक्सर रोनमा होते रहते हैं। बहुत से मर्द दूसरी शादी के बाद पहली बीवी को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ती चली जाती हैं। बेशक इस्लाम में दूसरी शादी की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन वहाँ ये भी लाजिम है कि आप दोनों बीवियों को उनका पूरा हक अदा करें। नाज़रीन, इस हफ्ते की जुर्म कहानी से इतना ही। अगले हफ्ते जुर्म की भयानक और शफ़ाफ दुनिया से कुछ नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक तैयार रहिए, बेदार रहिए और होशियार रहिए, और देखते रहिए जुर्म कहानी।